हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ध्वनि चैप्टर पढ़ रहे थे। देखिए, इसके पहले ध्वनि चैप्टर से हमने 2 वीडियो बना दिया। ये तीसरा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें पूरा ध्वनि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति रूप में जाना जाता है। तो हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को क्या बोला जाता है? सुपरसोनिक गति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपरसोनिक गति बोला जाता है। देखिए, किसी पिंड की जो गति होती है वो मैक संख्या से ज्ञात किया जाता है। कैसे? मैक संख्या से ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? मैक संख्या से ज्ञात किया जाता है। यदि किसी पिंड की जो मैक संख्या है वो 1 से अधिक है, ठीक है, यदि 1 से अधिक है तो क्या कहलाती है? सुपरसोनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? मैक संख्या का मान 1 से अधिक है तो क्या कहलाएगी? सुपरसोनिक कहलाएगी। और देखिए, अगर 5 से अधिक होता है तो ये क्या कहलाती है? हाइपरसोनिक कहलाती है। 5 से अधिक मैक संख्या होता है तो हाइपरसोनिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती। ध्वनि की जो गति है दबाव से प्रभावित नहीं होती, यानी ध्वनि की गति पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ है। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, बी बराबर कितना होता है। अब देखिए, यहाँ समय पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है? समय पूछा है। तो समय, देखिए, समय बराबर कितना होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितना होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है। अब यहाँ दूरी दिया है 700 मीटर की दूरी तय करने में, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए? चाल ज्ञात होना चाहिए। तो चाल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि बी बराबर कितना होता है? एन गुणे लैम्डा होता है। बी बराबर एन गुणे लैम्डा। एन का वैल्यू देखिए इसमें कितना दिया है? 3.5 किलो हर्ट्ज दिया है। तो देखो, किलो को हटाने के लिए क्या करना पड़े? 1000 का गुणा करेंगे। जैसे ही 1000 का गुणा करेंगे 1 दशमलव से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब इसमें कह रहा है लेमडा का वैल्यू कितना दिया है? 0.1 मीटर दिया है। कितना दिया है? 0.1 मीटर। तो देखिए, 1 दशमलव से 1 0 और कट जाएगा और 1 के गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3500 ही आएगा। कितना आएगा? 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1 0 कट गया ना, तो 350 हो जाएगा। बस यहाँ पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना है? 350 है। और देखिए दूरी कितना है, दूरी कितना निकला हुआ है? यहाँ पर दिया 700 दिया है। दूरी कितना दिया है? 700 दिया है। और जो चाल है वो कितना निकला हुआ है? चाल कितना निकला हुआ है? 350 निकला हुआ है। तो 350 से 2 बार काटेंगे तो कितना बार कटेगा? 2 बार कटेगा, यानी कितना आ जाएगा? 2 सेकंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको हम समझा दिए हैं, थोड़ा यहाँ जगह कम है इसलिए थोड़ा आपको लगेगा कि ऐसा हो गया है। आप अपने समझ तो गए होंगे तो आप अपने कॉपी में स्वयं लगाइएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगाएंगे? तो अभी ये पढ़े हैं कि समय बराबर कितना होता है? समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। कितना होता है? दूरी बटे चाल होता है। कितना होता है? दूरी बटे चाल। और दूरी कितना दिया है? देखिए, दूरी कितना दिया है? 7 किलोमीटर दिया। कितना दिया? 7 किलोमीटर। तो किलो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 का गुणा करना पड़ेगा। किस में आ जाएगा? मीटर में, ठीक है। और चाल कितना दिया? 700 मीटर पर सेकंड दिया है। देखिए, 2 0 से 2 0 काटेंगे और 7 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 10 बार। तो कितना हो जाएगा? 10 सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो जो हवा में ध्वनि की चाल होती है कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं, तो लाइक प्लीज़ जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, वही क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है?
332 मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति, तो देखिए बी बराबर कितना होता है, एन गुणे लैम्डा होता है। कितना होता है, एन गुणे लैम्डा। अब यहाँ पर देखिए हर्ट्ज कह दिया है, 600 हर्ट्ज है, इसके मतलब ये क्या दिया, वो आवृत्ति दिया हुआ, मात्रक से तो आप पहचान ही सकते हैं। एन का वैल्यू कितना दिया है, 600 दिया। कितना दिया है, 600। लैम्डा का देखिए, लैम्डा कितना इसका तरंग दैर्घ्य पैदा कर रही है, यह 3 मीटर, तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 और 2 जीरो और आएगा, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। और चाल है तो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, कितना होगा, मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर सेकंड लिखा हूँ, मीटर पर सेकंड को ए वाला सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए चाहे इसे मीटर पर सेकंड लिखा रहे और चाहे ये सेकंड ऊपर ले जाए कि इनवर्स लगा दे, दोनों एक ही बात होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रसारण केंद्र 71 गुणे 10 की पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति और इतने मीटर की पर सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा। तो तरंग दैर्घ्य देखिए इसमें क्या पूछा हुआ, तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वही है कि बी बराबर कितना होता है, एन गुणे लैम्डा होता है। कितना होता है, लैम्डा होता है, तो लैम्डा का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, बी बटे एन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका वेग कितना दिया है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितना दिया है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया। आवृत्ति कितना दिया है, 71 गुणे 10 की पावर 4 दिया। कितना दिया, 71 10 की पावर 4 दिया। अच्छा देखिए ये 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 4 है, तो 4 से 4 पावर कट जाएगा, तो देखिए ये बचेगा कितना, देखिए जब 4 पावर कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ 8 है नीचे 4 है, तो 4 पावर कट जाएगा, यानी 10 की पावर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 10 की पावर 4। और 10 की पावर 4 को हम ऐसे 4 जीरो लिख सकते हैं कि नहीं, 4 जीरो लिख सकते हैं। नीचे कितना है, 71 है, नीचे कितना है, 71 है। अब 71 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। जब 71 से भाग करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 422.5 मीटर। कितना आएगा, 422.5 मीटर। ठीक है, ये देखिए 7 से 4 बार जाएगा ना, 7 चौक 28। अब यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो आपको भाग करके दिखाते, तो आप जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 422.5 मीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति दिया है और माध्यम में उसकी गति दिया है। तो ये सेम फार्मूले पर लगाना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होगी। अब देखिए क्वेश्चन में डिग्री पूछ लिया है, ठीक है, तो वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि कितनी होती है, ध्वनि की गति कितनी होती है, जो पढ़े हैं 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है, उतनी ही होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य को भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल, तो बी बराबर कितना होता है, एन गुणे लैम्डा होता है। कितना होता है, एन गुणे लैम्डा। एन का मान 400 दिया है, कितना दिया है, 400, और लैम्डा का मान कितना दिया है, 2.5 दिया। कितना दिया है, 2.5 दिया है। अच्छा देखिए 2.5, अब इसमें जब गुणा करेंगे 25 का, देखिए 25 का गुणा करेंगे, 25 चौका कितना होगा, 100, और 2 जीरो और आ जाएगा, और एक अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना बचेगा, 1000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का जो वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। जो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए जब आप सर्दी में बोलते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत कम दूर तक जाती है, और गर्मी में बोलेंगे तो बहुत अधिक दूर तक जाती है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि क्या तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कई बार पूछा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर 0.61, ध्यान रखिएगा 0.61 मीटर पर सेकंड, कितना मीटर पर सेकंड चाल बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड उसकी चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी तापमान बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित कर क्या करता है, ध्वनि की जो गति क्या निर्धारित करता है, माध्यम की प्रकृति निर्धारित करता है कि माध्यम क्या प्रकृति किस प्रकार का है, कि ठोस का है, कि द्रव है, कि गैस है। ठीक है, तो क्या निर्धारित करता है, माध्यम की प्रकृति निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होगी, आपकी बताना है समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होगी। तो समुद्री जल में कितना होता है, ये 1531 मीटर पर सेकंड होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, समुद्री जल में जो ध्वनि की गति होती है वो कितना होती है, 1531 मीटर पर सेकंड होती है। कितना होती है, 1500 मीटर पर सेकंड होती है। लोहे में कितना होता है, ठीक है, अब ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर पूछ ले कि लोहे में कितना होता है, तो लोहे में ध्वनि का कितना होता है, ये होता है आपका 5130 होता है, 5130 मीटर पर सेकंड होता है। हवा में तो पढ़ ही चुके हैं 332 होता है, हवा में कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है। तो वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल है, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पढ़े हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पराध्वनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पराध्वनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उससे पराध्वनिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, कह रहा है हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, कितना दिया है, कह रहा है हीलियम में, ठीक है, हीलियम में कितना होता है 965 किलोमीटर पर सेकंड। ये गलत दिया है, क्या दिया है, गलत दिया है। हीलियम में जो चाल होता है 972 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम में कितना होता है, 972 होता है, 972 होता है, और मीटर पर सेकंड में होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि 972 मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए क्या है, गलत है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड होता है, ये वाला सही है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन में 1284 होता है, हीलियम में 972 मीटर पर सेकंड होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। तो कौन सही होगा इसमें, केवल बी वाला सत्य है, केवल बी वाला क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें कह रहा ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये भी गलत दिया है। क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ। क्यों गलत दिया हुआ है, कि जो ध्वनि की चाल होती है ऑक्सीजन में, ये 316 मीटर प्रति मिनट नहीं होती है, मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर अगर सेकंड होता, यहाँ पर मीटर पर सेकंड होता तब सही हो जाता। तो आपको ये नोट कर लेना है कि ऑक्सीजन गैस में जो ध्वनि की गति होती है कितना होती है, 316 मीटर पर सेकंड होती है। कितना होता है, 316 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या, आसु जल में ध्वनि की गति कितना होता है, 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। अब ये भी 1498 सही दिया है, लेकिन यहाँ पर मिनट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर सेकंड होता तो दोनों सही हो जाते। दोनों मिनट कह दिया तो इसलिए दोनों गलत दे दिया है। तो दोनों गलत होने का मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। न तो ए सही है और ना बी सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन आपको नोट कर लेना है कि आंसू जल में कितना होता है, 1498 मीटर पर सेकंड होता है। ऑक्सीजन में, ठीक है, कितना होता है, 316 मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी इसी टाइप के ग्रुप डी में कई क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम उसी प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है। कह रहा समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो अभी ये 1531 किलोमीटर नहीं होती, अभी ये वाला तो पढ़े हैं कि समुद्री जल में 1531 होती है, लेकिन वहाँ मीटर पर सेकंड था, यहाँ किलोमीटर दे दिया। कितना होता है, 1531 मीटर पर सेकंड होते हैं, किलोमीटर दे दिया, इसलिए क्या है, गलत है। समुद्री जल में 1531 होता है, लेकिन मीटर पर सेकंड में होता है। और दूसरा है 1400 जल आसुत में, ठीक है, आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 ये मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ भी किलोमीटर दे दिया, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। न तो ए और न तो बी सही हो जाएगा, दोनों गलत दिया है, तो क्या हो जाएगा, न तो ए और न तो बी ही सही है। अगला क्वेश्चन है
कि देखिए फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का दिया है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में आपको सत्य और असत्य बताना है। तो जल समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तो क्वेश्चन अभी पढ़ ही चुके हैं। ये क्या दिया है आपका, सही दिया हुआ है। 1531 मीटर पर सेकंड होता है समुद्री जल में, ठीक है। हवा में ध्वनि की चाल 346 नहीं होता है, ये पढ़ ही चुके, 332 और भी मीटर पर सेकंड में होता है। हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला क्या दे दिया है, गलत दे दिया। दूसरा वाला क्या दे दिया है, गलत दे दिया है, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो अच्छा देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये जो हम बताएं 332 होता है, ध्यान रखिएगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल होता है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछेगा तो बढ़ जाता है, ठीक है। अभी पढ़े ना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर 0.61 बढ़ता है, तो उसी हिसाब से जोड़ेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ के कितना हो जाता है, 343.59 होता है। 343.59 किस पे होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल, ठीक है। तो 343 होता है, 346 किलोमीटर दे दिया, तो ऐसे भी गलत है। तो कौन सा सही, सिर्फ ए वाला सही है, सिर्फ ए वाला सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला, केवल ए असत्य है, सॉरी केवल ए सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा, केवल सी वाला सही है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा है, कह रहा है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जल आसुद में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। ये दोनों क्या सही है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या है, सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। तो देखिए कह रहा है एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकंड होती है। एक गलत दिया, 6220 नहीं होता है, ये आपका 6420 होता है। कितना होता है, 6420 होता है। कितना होता है, 6420 होता है, ठीक है। तो यहाँ 6220 ना होकर 6420 मीटर पर सेकंड होता है, तो सही हो जाता। इसलिए पहला क्या गलत है। निकिल में ध्वनि की गति 6040 है, ये सही है। तो कौन सा हो जाएगा, सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। ये भी पहला क्वेश्चन था, इसके पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो इसको बताएं, इसको क्या बोला जाता है, पराध्वनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पराध्वनिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो इसमें किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, यही आपको बताना है। तो किसमें हो जाएगा, एल्युमिनियम में। किसमें हो जाएगा, एल्युमिनियम में। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें हो जाएगा, एल्युमिनियम में होगा। कितना होगा, एल्युमिनियम में अधिकतम होता है, ठीक है। कितना होगा, एल्युमिनियम में अधिकतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर एल्युमिनियम के न दिया होता तो लोहा सही होता, नहीं सॉरी, एल्युमिनियम के बाद इस्पात में होता, फिर लोहे में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है। स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें कह रहा है कि जब किलोमीटर कहीं भी दिख जाए तो वहीं गलत मार दो यार, सिंपल सा टिक जान। मीटर पर सेकंड दिया होता तो कुछ आप सोचते भी, ठीक है। तो स्टील में ध्वनि की चाल कितना होता, 5960 होता है, लेकिन ये किलोमीटर में नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, किलोमीटर में नहीं होता है। यही क्या है, गलत दिया हुआ है। कह रहा है निकिल में ध्वनि की चाल तभी पढ़े हैं कि निकिल में इतना होता है। तो बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा, और ए वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो केवल बी सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा हुआ है, स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकंड दिया है। तो भाई देखिए मीटर पर सेकंड में दे दिया है, इसके मतलब ये क्या है, इसमें सही है। स्टील में तो इतना ही होता 5960, और निकिल में ध्वनि कितना होता है, निकिल में ध्वनि की गति 6240 होता है। कितना दिया, 6240, 6240 नहीं होता है, ये 6040 होता है। कितना होता है, 6040 होता है। इसके पहले वाले में देखिए तो ये वाली गलत है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल ये सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, अभी बताए हैं कि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है, बढ़ती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। बताए हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर
0.61, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है। तो दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति किस में अधिकतम होगी, एल्युमिनियम में अधिकतम होगी। किस में होगी, एल्युमिनियम में अधिकतम होगी। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में ना होता तो फिर स्टील सही हो जाता, स्टील ना होता तो फिर आयरन सही होता। अगला क्वेश्चन है कि में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अच्छा देखिए, इसमें स्टील दे दिया तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। तो सबसे तेज यात्रा किस में करेगी, स्टील या लोहे में, ठीक है। अगर एल्युमिनियम नहीं दिया है तो स्टील या लोहा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये क्या है, ये सही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सही दिया है, ठीक है। और कह रहा है इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर पर सेकंड। तो जहाँ पर भी किलोमीटर में तो ज्ञात ही नहीं किया जाता, मीटर पर सेकंड में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। ज्ञात कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं होता, किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला क्या होगा, गलत होगा। तो केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कह रहा समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। ये तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्या है, सही है। अब हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पढ़े हैं 343 समथिंग होता है, ठीक है। कितना होता है, 343 समथिंग होता है। इसीलिए किलोमीटर दे दिया है तो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो केवल ए सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम है। यहाँ पर देखिए सबसे कम पूछ लिया, तो सबसे कम किस में होता है, वायु में। और सबसे अधिक किस में होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद इस्पात के बाद लोहा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है। तो जो ध्वनि का प्रसार होता है वो किस में अधिकतम होता है। तो ध्वनि का प्रसार किस में अधिकतम होता है, ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। उसके बाद द्रव में होता है, यानी तरल में होता है, फिर गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं ना कि ऑक्सीजन में कितना होता है, 316 मीटर पर सेकंड होता है, यानी ये वाला सही है। आंसू जल में 1498 मीटर पर सेकंड होता है। ये भी क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। ये भी कितना दिया हुआ है, सही दिया है। तो दोनों सही हो जाएगा। तो क्या होगा, ए और बी दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो किस में करती है, अभी पढ़ चुके हैं, ठोस पदार्थ में करता है। किस में करता है, ठोस पदार्थ में करता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करता है। तो किस में करता है, ठोस में करता है। किस में अधिकतम करता है, ठोस में करता है। किस में अधिकतम करता है, ठोस में करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की जो चाल है किस पे निर्भर करता है, वो ताप पर भी डिपेंड करता है, उसके घनत्व पे भी, उसके प्रत्यास्थता पे भी करता है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन से, जो इनमें से सभी पर ध्वनि की चाल माध्यम के इसके ताप, घनत्व और प्रत्यास्थता तीनों पे निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल। तो ठोस से कह रहा है गैसीय माध्यम में, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटी होगी। ठोस से गैस में जाएगा, ठोस में सबसे अधिकतम होता है, गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ठोस से जब गैस में जाएगा तो उसकी चाल क्या होगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसकी डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार आ गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा है। अच्छा देखिए यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया, कितना दे दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया है। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये पहले ही गलत कर दीजिएगा। देखिए एग्जाम में
तुक्का मारने का तरीका बता रहे, मीटर पर सेकंड में होगा तो सही है, ठीक है। बाकी क्या दिया है, गलत दिया है, ठीक है। तो स्टील में कह रहा है, किस में कह रहा है, स्टील में कह रहा है। स्टील में इतना नहीं होता है, ठीक है। स्टील में कितना होता है, ये 5960 तो होता है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में होता है। 5960 होता है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, यहाँ पर सेंटीमीटर दे दिया, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निकिल में ध्वनि की चाल देखिए 62-40 दिया, एक क्वेश्चन अभी पढ़ ही चुके हैं। ये 62-40 नहीं 60-40 होता है, कितना होता है, 60-40। तो एक ये भी क्या है, गलत है। तो न तो ए और न तो बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.5 किलोमीटर दूरी करने में समय लगेगा। इस तरह क्वेश्चन बता दिए, तो इसमें सबसे पहले आपको वेग निकालना होता है। बी बराबर कितना होता है, एन गुणे लेमडा होता है, एन गुणे लेमडा। अब वेग कितना दिया है, वेग इसका देखिए कितना वेग निकालना है, तो एन आवृत्ति कितना दिया है इसका, 4 किलो हर्ट्ज दिया, तो 4 किलो कह दिया है। तो क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर दीजिएगा, ये हर्ट्ज में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 4000 आ जाएगा, ठीक है। और लेमडा कितना दिया, 40 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो 100 से भाग करेंगे, किस में आ जाएगा, मीटर में। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 400 का जब 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अच्छा देखिए समय पूछा है, क्या पूछा है, समय पूछा है। तो समय कितना होता है, दूरी बटे कितना होता है, चाल होता है। दूरी बटे कितना होता है, चाल होता है। तो अब दूरी कितना दिया है, देखिए दूरी कितना दिया, 3.2 किलोमीटर। अब देखिए जब 1000 का गुणा करेंगे तो 3 0 बढ़ जाएगा। देखिए जैसे ये आपका दिया हुआ है 3.2 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है, तो देखिए किलोमीटर हटाएंगे तो 3 0 बढ़ जाएगा, लेकिन 1 दशमलव से 1 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3200 बचेगा। अब देखिए दूरी कितना हो गया, 3200, और चाल कितना हो गया, 1600। तो 1600 से 3200 में जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति दिया है, इसका तरंग दैर्घ्य दिया, ध्वनि की चाल, तो ये तो बहुत आसान है। बी बराबर कितना होता है, एन गुणे लेमडा। तो 50 का 4 में गुणा करेंगे, 50 चौक 200 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की दूरी को दर्शाता है। तो किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तरंग वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंग वेग कहा जाता है। देखिए वेग बराबर होता ही क्या है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्वेश्चन में ही तो कह रहा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, उसका तरंग वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो देखिए जो वेग होता है, आयाम होता है, आवृत्ति होता है, ये सब इसकी विशेषता है। जो हर्ट्ज दिया है वो आवृत्ति का मात्रक होता है, ना कि उसका विशेषता होता है। तो इसमें कौन सा विशेषता नहीं है, डी वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। और जब कई आवृत्तियों को मिश्रित किया जाता है तब एक आवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, नोट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नोट कहा जाता है। तो एकल फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उसको टोन कहेंगे, और जब कई आवृत्तियों को मिक्स करके एक बनाया जाएगा तो उसको नोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों की दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, पराध्वनिक का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पराध्वनिक का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसकी तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, उसकी तीव्रता कहलाता है। यानी प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से, यानी 1 सेकंड में, ठीक है, उस क्षेत्र से जितना ध्वनि ऊर्जा गुजरेगी उसको क्या कहा जाता है, उसकी तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसकी तीव्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो भी पढ़े, उसको क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि चमगादड़ उनके मार्ग से आने वाली वस्तुओं को टकराकर वापस आने वाली के द्वारा मार्ग की बाधाओं को पता लगाते हैं। तो देखिए इसके पहले आप वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे बोला जाता है, जिसको हम लोग पराश्रव्य तरंगे भी इसी को बोला जाता है, पराश्रव्य तरंगे। इसका वैल्यू कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की पिच है उसकी किस पे निर्भर करती है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की पिच है इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? कौन बताता है कि ध्वनि जो है लाउडनेस यानी तेजी है, तीव्र है, या सॉफ्टनेस यानी मधुर है? ठीक है, तो ये कौन बताता है? उसका आयाम। ठीक है, उसका जो आयाम है यही निर्धारित करता है कि ध्वनि तेज है या धीमा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य किस पे निर्भर करता है? उसके आवृत्ति पर। ध्वनि का जो तारतम्य हो किस पे निर्भर करता है? उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी से पता चलता है। ठीक है, इसी कारण महिलाओं की आवाज़ तारतम्य पुरुषों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति पहचान करता उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसका पिच कहा जाता है। उसका क्या कहा जाता है? उसे पिच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। तो हमें क्या प्रदान करती है? ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, ये कई बार पूछा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। यही क्या दिया है? गलत दिया। बाकी जो दिया सब सही दिया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे जो दिया आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अब शुरू हो जाएगा आपका प्रतिध्वनि। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि, जिसको इको बोला जाता है। ठीक है, अब क्या शुरू हो जाएगा? आपका प्रतिध्वनि शुरू हो जाएगा। कह रहा एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 17 मीटर होती है। कितनी होती है? ये 17 मीटर होती है। यानी अगर आपको इको यानी प्रतिध्वनि सुनना है तो स्रोत जहाँ से ध्वनि आ रहा है और आप जहाँ खड़े हैं उनके बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? ठीक है, तो क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड हो तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर खड़ा है? तो आपको बताना है वो कितनी दूरी पर खड़ा है। अच्छा देखिए, देखिए जाने में और आने में, देखिए भाई कह रहा है चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद, तो जब ताली बजाई तो वहाँ से जाएगा फिर टकरा के आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कुल कितना समय लग जा रहा है उसके? 3 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 3 सेकंड। तो देखिए जो समय होता है, ठीक है, जो समय होता है वो क्या होता है भाई? जो समय होता है, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ देखिए मान लेते हैं कि x दूरी गया और x दूरी आया, तो कुल दूरी कितना चलेगा? वो कुल दूरी कितना चलेगा? 2x चलेगा। कितना चलेगा? 2x चलेगा। कितना चलेगा? 2x। यही हमारा दूरी हो गया। और दूरी चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना होगा? x हो गया। ठीक है, और चाल देखिए कितना दिया है? 346 मीटर पर सेकंड दिया है। कितना होगा? 346 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दूरी बटे समय, समय कितना लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। कितना? 3 सेकंड लग रहा है। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, इधर 1 बचेगा, 2 7 14, 2 3 6, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब जब तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
भाई x ही तो निकालना है, लड़का चट्टान से कितनी दूरी है, तो यही तो माने x दूरी खड़ा है, तो त्रिया गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9। अब इकाई का अंक देखिए 2 जगह है, तो 3 त्रिका 9, उसके बाद कितना होगा 3 सत्ती 21, ठीक है, 3 सत्ती 21 और 3 एकम 3 और 3 2 5, 519 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए हम अपने तरीके से बता दें, बस आपको ध्यान यही रखना है कि एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए अगर 100 मीटर गया है तो 100 मीटर आया होगा, तो दूरी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी जितना मानेंगे उसको 2 गुना लिया जाता है, उसके बाद 4 बराबर दूरी बटे समय पे आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी पर परावर्तित होती है तो वह होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, यही तो पढ़ रहे हैं, उसी को प्रतिध्वनि कहा जाता है, यानी इको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है, तो किससे ढका जाता है, उसको फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। किससे ढका जाता है, उसको फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाता है, यह ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत से परावर्तन की सतह की दूरी कितनी होगी। तो अभी बताएं चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए चाल कितना दिया है, 342 दिया, कितना दिया हुआ है, 342 दिया हुआ है, और दूरी कितना मानेंगे, 2x मान लेंगे, कितना मानेंगे, 2x मानेंगे, ठीक है, कितना मान लेंगे, 2x मान लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना दिया, 3 दिया, कितना दिया 3, तो 2 से पहले काट दीजिए, 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2। और देखिए यहाँ ऊपर कितना बचा है, x बचा है, नीचे 3, त्रिया गुणा करिए, 3 एकम 3, तो इकाई का अंक देखिए एक ही में मिल रहा है, तो गुणा करेंगे 513 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लगातार एक या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, तो किसके कारण सुना जा सकता है, उसके परावर्तन के कारण। लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए यही आपको बताना है, तो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड, या इसी को कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखे मिलेगा 1/10 सेकंड। तो ऐसे भी पूछता है कि प्रतिध्वनि का जो असर होता है हमारे कानों में कितने समय तक रहता है, तो कितना होता है, 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है, 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि का अनुगूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है, तो समुद्र की गहराई कितनी होगी, तो समुद्र की गहराई कितनी होगी यही आपको बताना है, ठीक है। तो समुद्र की, अब देखिए बस वहीं समुद्र की गहराई कह दिया तो गहराई कर दिया, तो x की जगह पे आप h मान लीजिए, h कितना हो जाएगा, अब देखिए जितना h गया होगा तो h आया होगा, यानी दूरी कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। और चाल कितना दिया है, 1200 दिया है, कितना दिया है, 1200 दिया है, कितना दिया है, 1200 दिया है। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना दिया, 2.5, कितना दिया है, 2.5, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 का 2.5 में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, और जब गुणा करेंगे तो दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 60, और 60 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150, 1 जीरो और आ जाएगा, कितना होगा 1500। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। लगाने का सबका तरीका एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि कहा जाता है, ठीक है। ध्वनि की जो दृढ़ता होती है दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन अभी आपको हम बता रहे थे, कई बार पूछता है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है, तो 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड लिखा मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी यानी x पूछ रहा है, यानी 2x बराबर समय, यहाँ पर सेकंड कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। चाल कितना दिया है, 346 दिया, कितना दिया 346। आप समझ गए कैसे लगाना है आपको, ठीक है। नीचे 4 दिया तो 2 से 2 काट दे सकते हैं ऐसे, और इसका गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 346 का 3 दूनी 600 हो जाएगा,
और 46 दूनी 92 हो जाएगा, ठीक है, यानी 692। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए आप समझ गए तो इस फील्ड में ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ये संस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फार कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि और स्रोत के अवरोध की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर या 17.2 मीटर, लगभग में हो गया है तो 17.2 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता रहता है? उसे क्या बोला जाता है? प्रतिध्वनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे प्रतिध्वनि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सभागार में ध्वनि का सातत्य, ठीक है, ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? अनुरणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुरण कहता है। देखिए जब प्रतिध्वनि बार बार सुनाई देता है, ठीक है, प्रतिध्वनि बार बार सुनाई देता है यानी उसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसे अनुरणन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है। किसके कारण सुनाई देती है? उसके विवर्तन, उस ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण हमें सुनाई देती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपका सोनार और रडार शुरू हो जाएगा। कह रहा सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो सोनार क्या करता है? पानी के नीचे, ठीक है, पानी के नीचे की वस्तुओं की दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। कौन? सोनार करता है, पानी के नीचे की चीज़ों को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अधोजल वस्तु यानी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सोनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सोनार कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सोनार का पूरा नाम, ये कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है, सोनार और रेडार दोनों पूछता है, ठीक है। तो सोनार का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए फिर वही पूछा है कि संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? सोनार की मदद से किसे मापा जा सकता है? तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति, पानी के अंदर की वस्तुओं को सोनार द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रडार शब्द किससे व्युत्पन्न हुआ, यानी रडार का फुल फॉर्म पूछा है तो अभी बताएं, सोनार और रडार दोनों का पूछता है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की गई दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो क्या है इसमें? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर के एक क्या होता है? मुख्य उपकरण होता है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कम से कम हर वीडियो पे 100 तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग 500 व्यूज आ रहा है लेकिन 50 लाइक नहीं हो रहा है, तो ये आप लोगों की कमी है, ठीक है। तो इसको मत कीजिए भाई। देखिए लाइक करना फ्री कॉस्ट होता है, तो इसको जो फ्री में इसको तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों
हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।